हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस के सीरीज़ में अपना लास्ट टॉपिक फ्रेंच, यानी कि जो फ्रेंच का यहाँ पर आगमन होता है, जो कि आखिरी यूरोपीय कंपनी होती है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो हमारा है कि ये तो क्लियर है कि फ्रेंच जो है वो लास्ट यूरोपियन थे कि जो इंडिया में आए थे, या फिर ईस्ट इंडीज़ के क्षेत्र में, इंडियन ओशन के क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से जो आए थे, वो आखिरी यूरोपियन थे इस कड़ी में। जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, पुर्तगीज़ का, डच का, उसके बाद इंग्लिश आए, फिर थोड़े दिनों के लिए बीच में डेनिश आए, जिनका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच। तो ये लास्ट थे। अब ये क्यों आए, कैसे इनकी कंपनी की स्थापना होती है? तो लुइस 14 यानी कि लुइस 14 जो वहाँ के शासक होते हैं फ्रांस के, उनके शासनकाल में एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है कंपनी देस इंडिस ओरिएंटल्स। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका कि मतलब है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो बनती है तो इसको बनाया जाता है, एक वहाँ के मंत्री रहते हैं लुइस 14 के, जिनका नाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, कॉलबर्ट। तो ये कॉलबर्ट जो होते हैं, इनके द्वारा इस कंपनी का निर्माण किया जाता है 1664 में। तो सबसे लास्ट यूरोपियंस थे जो यहाँ आए थे, लुइस 14। यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर होता है कि ये जो कंपनी बनी थी वो बाकी कंपनियों की अपेक्षा एक अलग इसमें ये था कि यहाँ के से शासक का डायरेक्ट इंटरफेरेंस था इसमें। ये कंपनी को किंग खुद कंट्रोल किया करते थे बाकी यूरोपियंस कंपनी की तुलना में, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंपनी जो थी वो इंडिपेंडेंट थी, उसको वहाँ के शासक से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ की जो कंपनी थी इसमें शासक खुद इन्वॉल्व थे। अब दूसरा पॉइंट जो है कि इसको 50 साल के लिए चार्टर दिया गया था कि 50 वर्ष के लिए आप ट्रेड करेंगे। जैसे कि डच वाले केस में हम लोग देखेंगे तो 21 ईयर्स का मिला था। इंग्लिश वाले केस में देखें तो पहले 15 ईयर्स का मिला था, जिसको बाद में एक्सटेंड करके इनडेफिनेट पीरियड तक कर दिया गया। और फ्रेंच का अगर पूछा जाए तो 50 सालों के लिए उनको व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था, मोनोपोली दिया गया था इंडियन ओशन के क्षेत्र में और पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों में वो व्यापार कर सकते थे। अब आगे आते हैं। इसको अगर हम मैप के माध्यम से समझना चाहें तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो कि यहाँ से पुर्तगीज़ फेमस हो गए, इधर आकर के व्यापार करने लगे और डेवलप हो गए। डच भी इस क्षेत्र से आए यूरोप से और आगे बढ़ गए। इंग्लिश आए, वो भी आगे बढ़ गए। तो फ्रेंच जो थे वो भी इस क्षेत्र में आए लुइस 14 के कार्यकाल में, और उनको मिला था कि ये पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में, और जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है इस क्षेत्र में, ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। और 50 वर्षों के लिए उनको ग्रांट किया गया था ये जो चार्टर था वो। इसमें जो वो आते हैं तो सबसे पहले अपना जो ठिकाना बनाने का कोशिश करते हैं, वो एक क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में, इंडियन ओशन के क्षेत्र में मेडागास्कर एक रीजन होता है जो कि अभी एक देश है। तो मेडागास्कर के क्षेत्र में अपना टेरिटरी बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें असफल हो जाते हैं। काफ़ी सारा कंपनी का इसमें रिसोर्स, मनी सब लगता है, लेकिन बावजूद इसके वो असफल हो जाते हैं। तो इसके बाद ये इंडिया की ओर मूव करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। यही बात है कि मादागास्कर के क्षेत्र में स्टार्ट में वो अपना टेरिटरी बनाने का कोशिश किए, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गए। उसके बाद 1664 में कंपनी बनी, क्रोनोलॉजी को याद रखना है। 1664 में कंपनी बनी। 1667 में पहला जो फ्रेंच ग्रुप था, पहला जो फ्रांस का जो बेड़ा था शिप का, वो इंडिया आया, इंडिया पहुंचा। और किसके नेतृत्व में पहुंचा, तो ये पूछा गया है कई एग्जाम में क्वेश्चन, फ्रैंकस कैरोन या फ्रैंक कैरोन के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। तो 1667 में पहला जो फ्रेंच ग्रुप था वो भारत आया फ्रैंक कैरोन के नेतृत्व में 1660। अब इस वक्त तक क्या हो चुका था कि काफ़ी सारे यूरोपियन कंपनी इंडिया आ चुके थे। तो जो जैसे पुर्तगीज़ को स्ट्रगल करना पड़ा कंपनी के खोलने के लिए, या फिर डच को, उस तरीके से फ्रेंच को नहीं करना पड़ा। उनको आसानी से इस चीज़ की इजाज़त मिल गई, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उनको पता था कि ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इनको फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो 1668 में, 1668 में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली सूरत में। और ये कंपेयर करके आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि दो सबसे मजबूत जो यूरोपियन कंपनी आए भारत में वो इंग्लिश थे यानी कि ब्रिटिश, और फ्रेंच आए, और दोनों की पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में ही थी। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, और 1668 में
फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि फ्रेंच ने सूरत में लगाई। सूरत चूंकि एक हम लोग देख चुके हैं कि व्यापार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेड के दृष्टिकोण से, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट एरिया है, बंदरगाह का क्षेत्र है। अब 1668 में कंपनी का स्थापना हो गया, फैक्ट्री स्थापना हो गई सूरत में। 1669 में क्या होता है, एक और फैक्ट्री की स्थापना होती है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, मछलीपट्टनम में। ये भी एक फेमस नाम है क्योंकि काफ़ी सारे यूरोपीय कंपनी जो है इस क्षेत्र में अपना फैक्ट्री जो था वो लगा चुके हैं, चाहे वो पुर्तगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो, और अब फ्रेंच भी इस क्षेत्र में लगा दिए। और मछलीपट्टनम यानी कि साउथ इंडिया का क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति इनको किनसे मिली, तो गोलकोंडा के सुल्तान से। गोलकोंडा के सुल्तान से उन्होंने इजाज़त लिया और 1669 में यानी कि 1669 में मछलीपट्टनम के क्षेत्र में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब आगे देखते हैं। अब 1673 में क्या होता है कि बंगाल, चूंकि बंगाल कोई भी यूरोपियन कंपनी आएगी इंडिया में और उसको अगर सक्सेसफुल होना है, उसको लार्ज स्केल पे अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो बंगाल के क्षेत्र में उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्षेत्र था और सबसे रिसोर्स रिच एरिया भी था। तो फ्रेंच क्या करते हैं, 1673 में बंगाल के सूबेदार होते हैं शाइस्ता खान। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से परमिशन लेते हैं, उनसे ग्रांट करवा लेते हैं टेरिटरी, क्षेत्र, और उसमें क्या करते हैं, चंद्रनागौर नाम का एक टाउनशिप, जो कि पूछा जाता है कि चंद्रनागौर का क्षेत्र किस यूरोपीय कंपनी से संबंधित है, तो फ्रेंच, क्योंकि उनका एक बहुत मेन सेंटर बन गया था ये ईस्ट इंडिया के क्षेत्र में, यानी कि बंगाल के क्षेत्र में। तो चंद्रनागौर जो है 1673 में उन्होंने शाइस्ता खान से इस क्षेत्र को लिया और 1690-92 यानी कि 1690-92 तक इस क्षेत्र में टाउनशिप को बसा दिया, पूरा बस्ती बना दिया अपना, जो फ्रेंच अधिकारियों का था उसको, और उस क्षेत्र को चंद्रनागौर का नाम दे दिया है, चंद्रनागौर की बस्ती। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। 1673 में ही क्या होता है, शेर खान लोदी। दक्षिण भारत में एक क्षेत्र होता है वलकोंडीपुरम। दक्षिण भारत में एक क्षेत्र होता है वलीकोंडपुरम, उसके गवर्नर होते हैं शेर खान लोदी। इस शेर खान लोदी ग्रांट कर देते हैं अपने क्षेत्रों को फ्रैंकोस मार्टिन नाम के एक फ्रेंच व्यापारी को। पहला जो नाम हम लोग देखे थे वो फ्रैंकोस कैरोन था, और ये जो नाम है वो फ्रैंकोस मार्टिन है। तो फ्रैंकोस मार्टिन को 1673 के क्षेत्र में शेर खान लोदी वलीकोंडपुरम का क्षेत्र ग्रांट कर देते हैं, और साथ ही साथ उनको अलाउ कर देते हैं कि इस क्षेत्र में वो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, सेटलमेंट बना सकते हैं, और साथ ही साथ फैक्ट्री की भी स्थापना कर सकते हैं। तो ये दक्षिण भारत का एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो था वो फ्रेंच को मिल गया था, और यही क्षेत्र आगे चल के 1676 तक में 1674 तक में क्या होता है कि पौंडीचेरी के रूप में डेवलप हो जाता है। और ये पौंडीचेरी इंडिया में फ्रेंच कंपनी की सबसे बड़ी सेंटर थी, सबसे बड़ा जो पावर हाउस था उनका वो पौंडीचेरी था। और ब्रिटिश से भले ही वो बाद में आगे चल के हार जाते हैं, लेकिन ये पौंडीचेरी का क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व बना ही रहता है, जैसे गोवा के क्षेत्रों में पुर्तगालियों का। तो ये पौंडीचेरी का क्षेत्र उतना ही महत्व का क्षेत्र था फ्रांसीसियों के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट सेंटर उन्होंने बनाए, पहला चंद्रनगौर का क्षेत्र जो कि उत्तर भारत या पूर्वोत्तर भारत में कह सकते हैं, और 1674 में पौंडीचेरी जो कि दक्षिण भारत का या पूरे भारत में उनका सबसे बड़ा पावर हाउस था पौंडीचेरी का क्षेत्र, और वो सबसे मजबूत थे उस क्षेत्र में। इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, और इसी के साथ चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र, इतना पावरफुल एरिया वो ले लिए फ्रैंकोस मार्टिन, तो क्या किया गया फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको भारत में गवर्नर नियुक्त कर दिया गया फ्रैंकोस मार्टिन का। तो ये फ्रैंकोस मार्टिन जो थे उसके बाद फ्रेंच गवर्नर बन गया भारत में। इसके बाद जो फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने बाकी जगहों पर भी अपना कंपनी इस्टेब्लिश किया, जैसे माहे जो कि पुडुचेरी वर्तमान में क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है, बालाशोर उड़ीसा में, और कासिम बाजार जो कि बंगाल का क्षेत्र है। तो ये एक कॉमन नाम है कासिम बाजार बालाशोर, क्योंकि अंग्रेज पुर्तगाली सब लोगों ने इस क्षेत्र में कंपनी की स्थापना की या फैक्ट्री की स्थापना की। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 1673 में दो जगह, चंद्रनगौर और पौंडीचेरी के क्षेत्र। फ्रैंकोस मार्टिन एक नाम याद रखने वाला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे देखते हैं। चूंकि फ्रेंच ग्रो कर रहे थे पूरी तरीके से, और इस चीज पर नजर थी ब्रिटिश की, क्योंकि ब्रिटिश भी थी उस वक्त तक, स्टैब्लिश हो चुके थे इंडिया में थोड़े बहुत, तो
वो क्या करते हैं, उनका जो फ्रेंच का जो पहला सेटबैक होता है, पहली बार जो उनका पैर खींचा जाता है, वो होता है बैटल होता है डच के साथ। यानी कि जो डच जो थे, नीदरलैंड के जो कंपनीज थी, उनके साथ सबसे पहले इनका झड़प होता है, इनका कन्फ्लिक्ट होता है। और वो इंटरनेशनल रीजन्स रहते हैं उसके पीछे, जो कि यूरोप में युद्ध होता है, उस कारण से यहाँ भी युद्ध हो जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि पौंडीचेरी का क्षेत्र डच कैप्चर कर लेते हैं 1693 में। और ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो पौंडीचेरी का क्षेत्र था, उस पर फ्रांसीसियों के बाद कौन से दूसरे यूरोपियन थे जिनका कब्जा हुआ था। तो उसमें एक कॉमन पर्सपेक्टिव ये बन जाता है कि क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा मजबूत थे तो इंग्लिश का ही कब्जा हुआ होगा, लेकिन उसका आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा डच। तो पौंडीचेरी के क्षेत्र में फ्रांस के बाद दूसरे जो यूरोपीय थे जो कब्जा किए थे वो डच किए थे। कब किए? तो 1693 में हुए थे। लेकिन इसी वे चूंकि इंटरनेशनल रीजन की वजह से ये झगड़ा भी हुआ, ये बैटल भी हुआ, तो इंटरनेशनली जो एक ट्रीटी हुआ उसी के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट भी कर लिया गया। तो एक ट्रीटी ऑफ रिजविक होता है 1697 में, एक ट्रीटी ऑफ रिजविक, रिजविक की संधि होती है यूरोप में। और उसके तहत फ्रेंच जो रहते हैं, फ्रांस की जो कंपनी रहती है, उनको पौंडीचेरी का क्षेत्र वापस मिल जाता है। तो 1693 में उनको डच कब्जा कर लेते हैं और 1697 में उनको वापस मिलता है। और वापस मिलता है तो फिर से वो व्यक्ति जो रहते हैं फ्रैंकोस मार्टिन, वो इसको वापस से उतना ही समृद्ध बना देते हैं और वैसा ही पावर हाउस बना देते हैं फ्रेंच का, जैसा कि वो 1693 तक था। तो 4 साल तक भले इनके पास न रहा हो, लेकिन उसके बाद उसको फिर से वो उसी तरीके से बना देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि 31 दिसंबर 1706 को ये डच के साथ जो बैटल हुआ था, इससे ही बड़ा झटका लगता है फ्रेंच को। और 31 दिसंबर 1706 को फ्रैंकोस मार्टिन की मृत्यु हो जाती है। और ये फ्रैंकोस मार्टिन की मृत्यु इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे फ्रेंच कंपनी के लिए। और इससे उनको उबरने में काफी समय लग जाता है 1706 में इनकी मृत्यु के बाद। तो 1740 तक के आसपास फ्रेंच जो थे वो अपने आप को रीएस्टेब्लिश करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं अपनी कंपनी को, यहाँ पर अपने व्यापार को, फैक्ट्रीज को जो अलग अलग तरीके से सेटअप करते हैं। और इसमें उनकी मदद की जाती है मॉरिशस के क्षेत्र में, क्योंकि मॉरिशस का जो क्षेत्र था वो भी फ्रेंच की ही टेरिटरी थी। तो वहाँ के जो गवर्नर थे, वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, वो भी इनकी मदद करते हैं। तो 1740 तक फ्रेंच जो है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर से स्थापित करने की। अब आगे देखते हैं, अब ब्रिटिश के साथ राइवलरी कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का हम लोग रीजन देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। पहला तो दोनों कंपनी जो भारत में आई थी उनका उद्देश्य था व्यापार, वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा, वो यहाँ पर सक्सेसफुल होने लगे, तो वो यहाँ के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने लगे। और इंटरनल मैटर्स के साथ साथ जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी, जो यहाँ के राजा थे, या फिर कोई भी जो दूसरा कोई रीजन होता है, कोई भी जो दूसरा मैटर होता था, उसमें वो लोग इन्वॉल्व होते थे। चूंकि दोनों यूरोपियंस थे, दोनों बाहरी कंपनी थी और दोनों इन्वॉल्व होते थे, दोनों के बीच एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई हो गई। तो ये पहला रीजन होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, एक पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन था कि ट्रेडिशनल राइवल्स थे दोनों, जैसे कि अभी हम लोग भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कह सकते हैं कि दोनों के बीच पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही एक राइवलरी चल रही है। तो उसी तरीके से जो फ्रेंच और इंग्लिश थी, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस, उन दोनों के बीच एक ट्रेडिशनल ऐतिहासिक रूप से एक राइवलरी हमेशा से चलती रहती है इंटरनेशनली। उनका कारण सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं था। तो ये दूसरा एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया का था, पॉलिटिकल यहाँ क्राइसिस थी, क्योंकि यहाँ के रूलर्स के बीच आपस में ही कोई समन्वय नहीं था, दोनों लोगों के बीच यहाँ पर यूनिटी नहीं थी। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके तहत जो कन्फ्लिक्ट ये होता है। और 3 युद्ध होता है इन दोनों के बीच, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच। और इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है उसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये साबित होता है, कौन सा, इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन। इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब चूंकि इंडिया में सिचुएशन हम लोग बात किए, तो कैसे क्या सिचुएशन था इंडिया में उस वक्त, उसको देखते हैं। और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उसको लेकर के मेजर विवाद था। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि कन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में था। हैदराबाद, जो कि हैदराबाद का जो क्षेत्र था उसके जो निजाम थे उनके बीच, और कर्नाटक जो क्षेत्र था, कर्नाटक क्षेत्र के नवाब थे उनके बीच। तो कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम,
इन दोनों के बीच में जो था वो मुख्य विवाद का जड़ था, और उसमें इंटरफेरेंस हमेशा की तरह मराठा जो थे उनको युद्ध करके चौथ वसूलना था, तो उसमें इंटरफेरेंस मराठा भी करते थे। अब चूंकि हैदराबाद जो था वो असफ जाह वहाँ के रूलर थे, जिनको कि हम लोग चिनकिलिच खान या फिर निज़ामुल मुल्क के भी नाम से जानते हैं। उनको 1700 में औरंगजेब ने वहाँ का नवाब बनाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है और बाकी के मुगल शासक उतने मजबूत नहीं होते, तो वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। अब चूंकि हैदराबाद एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, उसके जो शासक होते हैं खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, तो उसके आसपास का जो मुगल का क्षेत्र जैसे कर्नाटक का क्षेत्र था, वो एक छोटा क्षेत्र भले ही था लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो मुगल के अधीन था, तो उस पर भी वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उन वहाँ के जो शासक थे उनको मजबूर कर देते हैं कि वो हर एक जो फैसला लें वो हैदराबाद के नवाब से पूछ कर ही ले। तो इस तरीके से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में वो दखल देते थे। अब आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक में सादत खान वहाँ के नवाब थे, क्योंकि वो उसकी स्थापना जो उन्हीं ने की थी, सादत खान ने। वो अपनी मृत्यु के बाद अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किए थे वो घोषित किए थे अपने भतीजे, उनका जो भतीजा था, नेफ्यू था, दोस्त अली। दोस्त अली को वो कर्नाटक क्षेत्र का नवाब घोषित किए हुए थे, अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हुए थे, तो उनकी मृत्यु के बाद वही बनता है। और इस चीज में दोस्त अली के एक सन इन लॉ थे, दामाद थे दोस्त अली के, चंदा साहिब। ये भी दोस्त अली के ही सपोर्ट में थे और इस बात से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दोस्त अली वहां के नवाब बन रहे हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर याद रखना है, क्योंकि आगे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, दोस्त अली और चंदा साहिब। तो हम लोग दोनों जगह का सिचुएशन समझ गए कि कर्नाटक के क्षेत्र में और हैदराबाद के क्षेत्र में क्या हो रहा था, वहां के रूलर्स कौन थे। इसी बीच क्या होता है, मराठा हमेशा की तरह अटैक कर देते हैं, और मराठा यहां पर अटैक करते हैं और साथ ही साथ दोस्त अली को मार देते हैं, हरा करके दोस्त अली को हरा देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और न सिर्फ वो दोस्त अली को हराते हैं बल्कि जो चंदा साहिब होते हैं उनको किडनैप कर ले जाते हैं। तो यहाँ के शासक थे दोस्त अली, उनको वो लोग मार देते हैं, और जो शासक एक सपोर्टर थे जो उनके एब्सेंस में वहां रूल कर सकते थे, चंदा साहिब, उनको वो किडनैप करके ले जाते हैं। तो जो कर्नाटक का जो क्षेत्र होता है वो पूरी तरीके से शासक विहीन हो जाता है, वहां कोई शासक नहीं होता है। तो ये एक प्रेजेंट सिचुएशन हो जाता है। इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी अगर देखने का कोशिश करें तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में चूंकि ये न्यू मैप है और उस टाइम का जो पॉलिटिकल डिवीजन था वो अलग टाइप का था, तो इसको हम लोग अगर इस टाइप से डिवाइड करें तो ये 3 क्षेत्र हो जाता है। ये हो जाता है मराठा, ये होता है हैदराबाद, और ये होता है कर्नाटक। तो ये कर्नाटक के निज़ाम, हैदराबाद के नवाब और मराठा सरदार, ये 3 कैरेक्टर यहाँ पे आते हैं, और मुगल इस क्षेत्र में बैठ के देख रहे हैं। यहाँ पे मुगल थे, और मुगल क्या थे, ब्रिटिश भी इसी क्षेत्र में बैठ के देख रहे थे। और फ्रेंच, चूंकि यहाँ पर कर्नाटक का क्षेत्र था, यहाँ से फ्रेंच भी थे साउथ इंडिया में, और पौंडीचेरी का क्षेत्र इसी क्षेत्र में मिलता है, तो पौंडीचेरी भी यहीं पर थी, तो पौंडीचेरी से फ्रेंच भी देख रहे थे। तो मुख्य रूप से इन तीनों की बात करते हैं। हैदराबाद के निज़ाम इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, और कर्नाटक चूंकि मुगल के दिशा निर्देश से चलते थे, इसी बीच मराठा आक्रमण कर देते हैं और यहाँ के जो शासक होते हैं दोस्त अली, उनको मार देते हैं और चंदा साहिब को लोग किडनैप करके चले जाते हैं। तो हैदराबाद के निज़ाम जो आते हैं उसको लगता है कि अब चूंकि यहाँ पे कोई शासक नहीं है तो इसकी देखरेख करना इनकी जिम्मेदारी है, और ये इस पर अपने पसंद का एक अपने रिलेटिव को इस क्षेत्र का नवाब बना देते हैं, इस क्षेत्र का शासक बना देते हैं, और उस व्यक्ति का नाम होता है अनवरुद्दीन खान। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे अनवरुद्दीन खान शासक बना। तो कर्नाटक चूंकि लीडरलेस, वहां पर शासक विहीन बन जाता है, तो असफ जाह जो कि हैदराबाद के निज़ाम होते हैं वो क्या करते हैं, अनवरुद्दीन खान जो कि उनका एक रिलेटिव रहता है, उसको कर्नाटक क्षेत्र का नवाब घोषित कर देते हैं। अब कर्नाटक क्षेत्र का नवाब कौन हो गया, अनवरुद्दीन खान हो गया। इसी बीच कुछ समय के बाद क्या होता है कि असफ जाह की मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक चूंकि कर्नाटक का मामला सेटल हो चुका है, वहां पर एक नवाब आ चुके हैं, वहां पर एक शासक आ चुका है। अब आते हैं हम लोग हैदराबाद पे। हैदराबाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद असफ जाह की मृत्यु हो जाती है, और असफ जाह की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके पुत्र होते हैं असफ जाह के, नासिर जंग, वो निज़ाम बनते हैं। वो जब निज़ाम बनते हैं इस क्षेत्र का, नासिर जंग निज़ाम बनते हैं, तो इस चीज़ का विरोध किया जाता है। नासिर जंग जो कि असफ जाह के पुत्र थे, उनका विरोध किया जाता है किसके द्वारा, मुजफ्फर जंग जो कि उनके भतीजे थे।
अब यहाँ पे भी मामला फंस जाता है। जिस तरीके से कर्नाटक में था, चूंकि इनका ही एक सपोर्टर वहाँ रूल कर रहा था, और अब हैदराबाद में मामला फंस जाता है शासक का कि नासिर जंग वहाँ पर निज़ाम तो बनते हैं लेकिन उनका विरोध कर दिया जाता है असफ जाह के भतीजे मुजफ्फर जंग के द्वारा। ये यहाँ का मामला हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर हैदराबाद के क्षेत्र में क्राइसिस बनी हुई है, इसी बीच मराठा क्या करते हैं, वो बहुत चालाकी करते हैं। वो चंदा साहिब को इस बीच रिलीज कर देते हैं। उनको वो किडनैप करके रखे हुए, तो वो चंदा साहिब को रिलीज कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा खराब हो, और ज़्यादा लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़े। वो चंदा साहिब को रिलीज कर देते हैं। और चूंकि चंदा साहिब इस क्षेत्र में पहले से थे, कर्नाटक के क्षेत्र में, तो टेक्निकली वो ही वहाँ के नवाब होने चाहिए कर्नाटक के, लेकिन उस क्षेत्र में बैठे हुए कौन थे, अनवरुद्दीन खान। तो हर जगह कर्नाटक के क्षेत्र में भी और हैदराबाद के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में दो गुट बन जाते हैं। और जब दो गुट देसी शासकों के बन गए, तो दो गुट तो यूरोपियंस भी थे ही, फ्रेंच और इंग्लिश, वो दोनों भी एक एक क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, एक एक गुट को पकड़ लेते हैं। अब आगे देखते हैं। कंडीशन फेवरेबल हो गया था यूरोपियंस, दोनों जो यूरोपियन पावर थे उनके लिए, कि वो इस इंटरफेयर करें इस इंटरनल मैटर में जो यहाँ के जो लोग थे उनके बीच का। तो अब क्या होता है, एक ग्रुप ए बनता है। एक अगर हम लोग बना लें तो इसको, एक ग्रुप होता है और एक दूसरा ग्रुप होता है। एक ग्रुप जो होता है उसमें चंदा साहिब, जो कि कर्नाटक के नवाब बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अनवरुद्दीन खान शासक होता है, उनका विरोधी। दूसरी तरफ एक मुजफ्फर जंग होते हैं, जो कि उस क्षेत्र में शासक बनना चाहते हैं हैदराबाद में, लेकिन वहाँ पर नासिर जंग शासक बने रहते हैं। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन करते हैं, फ्रेंच। और अनवरुद्दीन खान और नासिर जंग का सपोर्ट कौन करते हैं, इंग्लिश। तो यहाँ पे क्लियरली दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं लोग। एक ग्रुप हो जाता है फ्रेंच का और एक ग्रुप हो जाता है इंग्लिश का। और चूंकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए फ्रेंच और इंग्लिश कहीं ना कहीं युद्ध के लिए इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बन गई। और यही जो है कि एक बैकग्राउंड तैयार करता है दोनों के बीच युद्ध का। लेकिन अब इस बीच हम देखते हैं क्या कि तीन कर्नाटक युद्ध होगा। तीन कर्नाटक युद्ध होगा, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार और थर्ड कर्नाटक वार। लेकिन क्या तीनों के पीछे यही रीजन था, जो यहाँ के देसी शासकों के बीच में जो आपसी कन्फ्लिक्ट थी उसी कारण से युद्ध हुआ? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो युद्ध होता है उसमें हम लोग इसकी भूमिका को ज्यादा देखेंगे। पहला और तीसरा कारण जो होता है वो इन दोनों के बीच की जो ऐतिहासिक जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, हिस्टोरिकल जो दोनों के बीच में राइवलरी है, उस चीज को लेकर के ये युद्ध होता है। तो फर्स्ट कर्नाटक वार जो होता है, जो एंग्लो फ्रेंच वार होता है, उसको हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट कर्नाटक वार जो होता है वो 1746 से 1748, हालांकि कुछ जगहों पर इसका 1740 से 1748 का भी टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन ये 1740 से 1748 जो है वो ऐतिहासिक है, यानी कि जो यूरोप में युद्ध चल रहा था उसको हम लोग अभी देखेंगे तो उस क्षेत्र को माना जाता है। लेकिन भारत में जो इस युद्ध का प्रभाव होता है वो 46 टू 48, सिर्फ 2 साल रहता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये स्टार्ट क्यों हुआ, रीजन पूछा जाता है इस युद्ध का। सबसे पहले तो कर्नाटक वार में जो है डेट पूछा जाएगा आपसे, दूसरा किस कारण से स्टार्ट हुआ ये, और तीसरा क्या होता है किस संधि से समाप्त हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट इस चीज का एक हम लोग डेटा अगर तैयार करें तो इस टाइप से पूछा जाता है। तो स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों, क्या रीजन था जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ? तो यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यूरोप में क्या होता है कि उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, इसमें ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। और ये जो उत्तराधिकार का जो युद्ध शुरू होता है इसमें फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, दोनों पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही थी। तो इस चीज को लेकर के वो भारत में भी सामने आ सकती थी, भारत में भी इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती थी। लेकिन जो फ्रेंच गवर्नर थे उस वक्त के, इनका नाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ड्यूप्लेक्स। जो उस वक्त तत्कालीन जो भारत में फ्रेंच गवर्नर थे वो इस चीज को इंडिया में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता था कि फ्रेंच जो है अभी उतने ज्यादा मजबूत नहीं है, उतने ज्यादा सशक्त नहीं है कि वो ब्रिटिश की आर्मी का मुकाबला कर सके। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो थी वो इंडिपेंडेंट कंपनी थी और जो फ्रेंच कंपनी थी वो सरकार के अधीन थी। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई थी यहाँ पर। तो ड्यूप्लेक्स को लगा कि हम लोग अभी इतने क्षमतावान नहीं है कि इनको हम लोग हरा सके, तो इस चीज को यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अंग्रेज जो थे वो इस चीज को यहाँ कंटिन्यू करना चाहते थे,
अंग्रेजों ने क्या किया, इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक आते हैं, उनके एक अधिकारी होते हैं बार्नेट, उनके नौसेना के अधिकारी होते हैं अंग्रेज के, वो कुछ फ्रेंच शिप को कब्जा कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं फ्रेंच शिप को, और इस तरीके से फ्रेंच को कहीं ना कहीं इंसाइट किया जाता है उनको कि वो युद्ध करें भारत के क्षेत्र में भी। तो फ्रेंच शिप जब कब्जा होता है तो फ्रेंच भी रिटेलिएट करते हैं। फ्रेंच क्या करते हैं, जवाबी कार्रवाई में मद्रास का जो क्षेत्र होता है उसको कब्जा कर लेते हैं। और मद्रास के क्षेत्र में भी जो एक फेमस फोर्ट था, सेंट थॉमस का फोर्ट, जो कि अंग्रेजों का था, उस चीज को फ्रेंच कब्जा कर लेते हैं। ये कब होता है, तो 1746 में। इसका डेट पूछा गया है कि फ्रेंच ने कब सेंट थॉमस फोर्ट पे या मद्रास पे कब्जा किया था, तो 1746 में कब्जा किया था। और इस पे कब्जा करने में भी सहायता कौन करते हैं, तो जो मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर होते हैं वो। इनका एग्जाम में नाम पूछ दिया गया एक दो एग्जाम में, तो ला बर्डेन इनका नाम रहता है। मॉरिशस के जो फ्रेंच गवर्नर होते हैं उनका नाम ला बर्डेन होता है। और इनकी ही सहायता से मद्रास के क्षेत्र में सेंट थॉमस फोर्ट को कब्जा किया जाता है। अब चूंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई हो गई, अंग्रेज जो थे वो शिप कब्जा किए और फ्रेंच जो थे वो एक फोर्ट कब्जा कर लिए, तो दोनों पक्ष अभी बराबरी पे थे। और अब बारी थी अंग्रेजों की। अंग्रेज क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने पक्ष के एक जो भारतीय शासक होते हैं अनवरुद्दीन खान को कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, और खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और यही जो अनवरुद्दीन खान रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं फ्रेंच से, इसी युद्ध को सेंट थॉमस का युद्ध या बैटल ऑफ सेंट थॉमस के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी फेमस है और इसका इतिहास में काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक ऐसा युद्ध था जो यहाँ का दिशा तय कर दिया था कि भारतीय शासक कभी भी यूरोपियंस के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, वर्तमान जो उनकी सैन्य क्षमता है उसको लेकर के। तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस का डेट पूछा जाता है 1748 में। ये किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों के बीच में हुआ और अनवरुद्दीन खान की जो आर्मी थी उसके बीच में हुआ। फ्रेंच आर्मी और अनवरुद्दीन खान की आर्मी के बीच हुआ। अब इसमें क्या होता है कि तकरीबन 10,000 सैनिक जो होते हैं वो अनवरुद्दीन खान के पास होते हैं, और मैक्सिमम 1,000 सैनिक जो होते हैं वो फ्रेंच के पास होते हैं। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस था। और ये 1,000 से कम होते हैं, ये सैनिक 1,000 से कम होते हैं। और इसमें भी 250 से 300 फ्रेंच सैनिक होते हैं, और बाकी जो देसी शासक जो थे मुजफ्फरजंग या फिर चंदा साहिब, वो लोग उनके ये सैनिक थे। तो उनकी कैपेसिटी कम ही होती, मात्र 250 फ्रेंच सैनिक, और ओवरऑल मिला दिया जाए तो 1,000 सैनिक फ्रेंच आर्मी थी और 10,000 अनवरुद्दीन खान की सेना थी। और इस 1,000 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को हरा दिया। इतनी बड़ी सेना को इन्होंने हरा दिया। और इससे यह तय हो गया कि भारतीय जो शासक थे उनके पास संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका तकनीक है, उसको वो मुकाबला नहीं कर सकते। और ये एक दिशा तय कर दिया कि भारतीय शासकों के बीच जो अभी सैन्य क्षमता है वो काफी कमजोर है और कोई भी यूरोपियंस आकर के कब्जा कर सकते हैं। और इसमें यही होता है कि स्मॉल फ्रेंच आर्मी जो होता है वो एक ह्यूज आर्मी को, अनवरुद्दीन खान को हरा देती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रेंच आर्मी थी उसको लीड कौन कर रहे थे, तो पैराडाइज नाम के एक फ्रेंच अधिकारी होते हैं, वो फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे। पैराडाइज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये युद्ध समाप्त किस चीज से होता है, तो ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चैपल या एक्स-ला-चैपल की जो संधि होती है एक्स-ला-चैपल की, उसके तहत 1748 में ये संधि होती है और उसके तहत यह युद्ध समाप्त होता है। यूरोप में एक जगह है एक्स-ला-चैपल और वहीं पे संधि होती है और उसी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। और इस संधि का नतीजा क्या होता है कि मद्रास का जो क्षेत्र होता है वो ब्रिटिश को वापस मिल जाता है भारत में। और फ्रेंच जो आर्मी है, फ्रेंच, उनको नॉर्थ अमेरिका में, चूंकि ये इंटरनेशनल रीजन की वजह से युद्ध हुआ था, तो उनको नॉर्थ अमेरिका में उनका जो क्षेत्र था वो वापस कर दिया जाता है। और भारत में चूंकि एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मद्रास का क्षेत्र ब्रिटिश को वापस दे दिया जाता है एक्स-ला-चैपल की संधि के तहत। ये फर्स्ट कर्नाटिक वार यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड कर्नाटिक वार पे। अब चूंकि सेकेंड कर्नाटिक वार जो था वो इंडियन रीजन की, यहाँ की जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी उस चीज की वजह से हुआ था। फॉट फॉर राइवलरी बिटवीन देम इन इंडिया, चूंकि यहाँ ये लोग अलग अलग गुट में थे और उन दोनों के बीच में वर्चस्व क्या जंग हो गया कि कौन सा गुट जिस ग्रुप को वो सपोर्ट करते हैं वो आगे बढ़े, उसके शासक बने। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों स्टेट जो थे
वो कन्फ्लिक्ट के कगार पर थी, क्योंकि वहां पर गद्दी पे जो शासक बैठते उस चीज को लेकर के ही ये युद्ध हो रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ भी उत्तराधिकार का ही युद्ध था, गद्दी का ही युद्ध था। इसी में एक फेमस युद्ध होता है, बैटल ऑफ अंबर, अंबर का युद्ध 1749 में। ये अंबर का जो युद्ध होता है, इसमें क्या होता है कि चंदा साहिब जो कि फ्रेंच द्वारा सपोर्टेड थे, तो चंदा साहिब जो है अनवरुद्दीन खान को हरा करके और मार देते हैं। अनवरुद्दीन खान को हरा देते हैं और मार देते हैं। और इसमें उनकी सपोर्ट कौन करते हैं, तो मुजफ्फर जंग और फ्रेंच आर्मी। चूंकि चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच एक ग्रुप के थे, तो ये दूसरे ग्रुप के शासक अनवरुद्दीन खान को हरा करके उसकी हत्या कर देते हैं। और इस तरीके से चंदा साहिब कर्नाटक स्टेट के नवाब बन जाते हैं। कर्नाटक स्टेट के नवाब बनने के बाद वो क्या करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो अपना राजधानी बनाते हैं। राजधानी किस क्षेत्र को बनाते हैं, तो आरकोट के क्षेत्र को वो अपना राजधानी घोषित करते हैं। कौन, चंदा साहिब। और साथ ही साथ एक फ्रेंच आर्मी को वो स्थापित कर देते हैं तिरुचिनापल्ली में। तिरुचिनापल्ली एक जगह है दक्षिण भारत में, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के आसपास पड़ता है। उस क्षेत्र में एक फ्रेंच अधिकारी होते हैं बूसी, बूसी के नेतृत्व में तिरुचिनापल्ली में एक फ्रेंच आर्मी को वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। और तिरुचिनापल्ली में ही क्यों करते हैं, तो तिरुचिनापल्ली में एक व्यक्ति छुपा होता है मोहम्मद अली नाम का, उसको ढूंढने के लिए या उसको पकड़ने के लिए। अब ये मोहम्मद अली कौन है, तो मोहम्मद अली अनवरुद्दीन खान का पुत्र था, जिस अनवरुद्दीन खान को मार के चंदा साहिब गद्दी पे बैठे हैं। और इसी अनवरुद्दीन खान के पुत्र मोहम्मद अली को ढूंढने के लिए तिरुचिनापल्ली में एक फ्रेंच आर्मी को स्टैब्लिश किया जाता है। किसके नेतृत्व में, तो बूसी के नेतृत्व में। और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई, तो ऑरकोट को बनाई। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हैदराबाद का क्षेत्र। हैदराबाद में क्या होता है, नासिर जंग, नासिर जंग जो रहते हैं उनको मार दिया जाता है और मुजफ्फर जंग जो होते हैं वहां के निजाम बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो कर्नाटक हो, जो फ्रेंच समर्थित भारतीय शासक होते हैं वो शासक बन जाते हैं और अंग्रेज समर्थित जो शासक होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको युद्ध में हरा के मार दिया जाता है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे हैदराबाद हो। इसी बीच एक अंग्रेज अधिकारी की एंट्री होती है मद्रास में, जो कि इतिहास में काफी फेमस है, और उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आता है तो उसके पास एक प्लान होता है, वो एक उपाय लेकर के आता है। किसके लिए, तो मोहम्मद अली के लिए, कि आरकोट के क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए। वो मोहम्मद अली को कहता है कि उसे आरकोट के क्षेत्र पे आक्रमण करना है और इसमें ब्रिटिश आर्मी मदद करेगी। और ब्रिटिश आर्मी क्या करती है, आरकोट के क्षेत्र पे हमला करती है। और इससे क्या होता है कि तिरुचिनापल्ली में, जो कि फ्रेंच आर्मी तिरुचिनापल्ली में है, वो इनकी मदद के लिए आएगी आरकोट के क्षेत्र में। और इस बीच ये मौके का फायदा उठा करके यहां से मोहम्मद अली को छुड़ा लेंगे। और यही होता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है चंदा साहिब को और तिरुचिनापल्ली में वहां जाते हैं और वहीं पर युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चंदा साहिब यहां से मर गए और अनवरुद्दीन खान के जो पुत्र होते हैं मोहम्मद अली, उनको कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। तो अब यहाँ पे अंग्रेज ने अपने समर्थित शासक को यहाँ पे कर्नाटक के क्षेत्र का नवाब बना दिया, मोहम्मद अली को, और साथ ही साथ जो क्लाइव था उसको इस क्षेत्र का अधिकार मिल गया, इस क्षेत्र पे उसका प्रभुत्व काबिज हो गया। अब यहां तक हम लोग देखते हैं। अब फ्रेंच गवर्नमेंट, चूंकि यहाँ की जो फ्रेंच कंपनी थी वो फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर थी, और ये जो लगातार युद्ध हो रहा था इससे काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा था। तो इस इकोनॉमिक लॉस को देखते हुए फ्रेंच गवर्नमेंट क्या की, यहाँ पे डुप्लेक्स जो यहाँ के गवर्नर थे उनको वापस बुला ली। और ये फ्रेंच कंपनी जो थी उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। फ्रेंच गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी कि डुप्लेक्स जैसे समझदार व्यक्ति को यहाँ से वापस बुला लेना। और उसके स्थान पर किसको भेजा जाता है, तो गोदेहू नाम के एक फ्रेंच गवर्नर को भेजा जाता है 1754 में। 1754 में गोदेहू आते हैं और डुप्लेक्स वापस चले जाते हैं। और ये गोदेहू थे ये थोड़े शांत स्वभाव के थे, ये आते हैं और अंग्रेज के साथ नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं और एक संधि करते हैं इनके साथ, ये संधि करते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की संधि होती है 1755 में, इसका डेट पूछा जाता है। और इसी संधि के तहत सेकेंड कर्नाटिक वार जो था वो समाप्त हो जाता है। और ये सेकेंड कर्नाटिक वार इसके तहत समाप्त हो जाता है। दोनों जो पार्टीज रहते हैं वो एक दूसरे को अपना टेरिटरीज वापस कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड कर्नाटिक वार। थर्ड कर्नाटिक वार भी पहले कर्नाटिक वार के तहत इंटरनेशनल रीजन की वजह से शुरू हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ,
तो ये ऑस्ट्रेलिया में 7 ईयर वार, यानी कि 7 वर्षीय युद्ध जो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था उसके कारण ये शुरू हुआ, और इसका पीरियड 1756 से 1763 है, लेकिन भारत में इसका जो इफेक्ट है वो 1758 से 1763 है। और ये भी हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसिया के बीच में 7 वर्ष के युद्ध, और इसमें भी फ्रेंच और इंग्लिश दोनों इन्वॉल्व थे। ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो फ्रांस, और पर्सिया को सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो इंग्लिश। तो इस तरीके से भारत में भी ये लोग आमने सामने आ गए। और इसी के तहत क्या होता है कि 1758 में, उस वक्त तक यहाँ के गवर्नर जनरल, जो फ्रांस के जो गवर्नर थे वो बदल चुके थे, और गोडेहू के स्थान पे काउंट डी लैली यहाँ पे आ चुके थे। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को उकसाने वाला एक काम किया। इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड, जो सेंट डेविड का जो क्षेत्र था उसको मद्रास में, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब सेंट डेविड का क्षेत्र पर इन्होंने जब कब्जा कर लिया तो ये इस तरीके से एक युद्ध को एक न्योता दे देता है, क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटिश यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे फ्रेंच के साथ थर्ड कर्नाटिक वार में, लेकिन चूंकि इन्होंने उसको उकसा दिया तो एक युद्ध होता है 1760 में, जिसको कि डिसाइसिव वार, निर्णायक युद्ध कहा जाता है, और वो आखिरी युद्ध साबित होता है दोनों के बीच में। और उसके बाद फ्रेंच कंपनी जो होती है वो एक तरीके से धाराशायी हो जाती है। हम लोग देखते हैं लास्ट युद्ध कौन सा है, और ये बैटल ऑफ वांडीवास का युद्ध है। वांडीवास एक क्षेत्र है तमिलनाडु में, तो वांडीवास का युद्ध, इसका डेट पूछा जाता है 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध होता है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। इसमें फ्रेंच साइड को लीड कौन कर रहे थे? तो काउंट डी लैली, और अंग्रेजों को लीड कौन कर रहे थे? तो आयरकूट, वहां वो उसके गवर्नर जनरल थे। तो आयरकूट जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से थे, और उन्होंने क्या किया कि काउंट डी लैली के नेतृत्व में जो फ्रेंच गवर्नमेंट की जो कंपनी थी, फ्रेंच की जो आर्मी थी, उसको उन्होंने हरा दिया। और हारने के बाद काउंट डी लैली को सरेंडर करना पड़ता है। इन्होंने काफी युद्ध किया, लगभग 6-8 महीनों तक, लेकिन वो युद्ध अंत में समाप्त हो जाता है और काउंट डी लैली को सरेंडर करना पड़ता है। और इसी के तहत एक संधि होती है, पेरिस की संधि। ये ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, और इसके तहत क्या होता है कि फ्रेंच को रिस्टोर कर दिया जाता है। उनका जो भी पोजीशन था, जो भी उनका जो यहाँ पर कंपनी थी, उस चीज़ को रिस्टोर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बीच में एक चीज़ होती है कि फोर्टिफिकेशन का अधिकार या आर्मी रखने का अधिकार, ये फ्रेंच से छीन लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है फ्रेंच, और यहाँ पे उनका जो प्रभुत्व रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि तीनों कर्नाटिक युद्ध से, कि ये एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेंगे। भारत में कौन शासन करेंगे ये तो आगे की बात है, लेकिन कौन शासन नहीं करेंगे, तो फ्रेंच यहाँ पे शासन नहीं करेंगे, ये क्लियर हो गया था। तो ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल एकेडमिक विंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।